Hello students, welcome to social science class of class 10th. Today we are going to start our chapter number 4 from history, the age of industrialization. Age of industrialization means औद्योगिकरण का युग. The age of industrialization. कैसे ये आपका औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरीली एग्रीकल्चरल टू वन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. यह ऐसी प्रक्रिया थी, या औद्योगिकरण को हम बोल सकते हैं कि आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसको हम फिनिश गुड्स में चेंज करना, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किया जाता है, उत्पादन जो किया जाता है रॉ मटेरियल का उस फिनिश गुड्स में, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं आपके. ओरिएंट. व्हाट डू मीन बाय ओरिएंट? ओरिएंट द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन. जैसे कंट्रीज थी जो ईस्ट में थे मेडिटेरियन की, जिसको हम यूजुअली एशिया के नाम से जानते, एशिया. द टर्म अराइजेस, ये टर्म क्यों आया आपका? द टर्म अराइजेस आउट ऑफ अ वेस्टर्न व्यू पॉइंट. वेस्टर्न व्यू पॉइंट के हिसाब से ये टर्म आया है. सीज द दिस रीजन, इस रीजन यानी कि जो आपका प्री मॉडर्न के, यानी मॉडर्न एरिया से पहले का है ये उसमें, और ये ट्रेडिशनल फॉर्म है. इसमें आपके कई प्रकार के मिस्टीरियस चीज़ें इसमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं. प्रोटो. प्रोटो का मतलब हो गया आदिकाल में जो काम हुआ होगा उसको हम पब्लिश करते थे, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग पब्लिश्ड, उसको हम प्रोटो कहते हैं. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी आदिकाल में जो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द स्टेज, या ऐसा स्टेज थी व्हेन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टुक प्लेस. यानी कि अधिक मात्रा में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, किसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बिना मॉडर्न फैक्ट्रीज़ के. यानी उस समय मॉडर्न फैक्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इतनी फैक्ट्रीज थी नहीं, फिर भी हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए. दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज कंट्रोल बाय मर्चेंट. ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसको मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था. एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर. और जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था आपकी प्रोड्यूसर्स के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था, वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म. जो फार्म एरिया थे, जो कि फैमिली फार्म्स थे, वहाँ पर ये लोग प्रोड्यूस करते थे. नॉट इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में इसका प्रोडक्शन नहीं होता था, ये इनके फैमिली फार्म में ये प्रोडक्शन करते थे. बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? इन द 17th एंड 18th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड. 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो मर्चेंट्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वे कंट्री साइड यानी विलेज एरियाज़ में जा कर के अपना प्रोडक्शन करने लगे. ऐसा क्यों था? कि क्योंकि उस समय ट्रेड गिल्ड सिस्टम चल रहा था, यानी कि जो व्यापारिक एसोसिएशन थी उनकी पूरी मोनोपोली थी प्राइस के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, कंपटीशन कितना होना चाहिए, पूरी मोनोपोली उनकी थी, जिसको ट्रेड गिल्ड कहा जाता है. और जो ये मर्चेंट्स थे ये कंट्री साइड में जा कर के पीजेंट्स और आर्टिसंस को मनी सप्लाई करते थे, ताकि वो उनके लिए प्रोड्यूस करे और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको सप्लाई कर सकें. ओके. अब आता है आपका छोटे छोटे टर्म से, इसको आप पढ़ लेंगे. स्टेपलर, फूलर, कार्डिंग, इसको आपने पढ़ना है. ये शॉर्ट टर्म्स नोट्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री. आपकी फैक्ट्री कैसे आई, पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे. द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730. जो पहली फैक्ट्री आपकी लगी थी इंग्लैंड में लगी थी 1730 में. इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंगली
बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ये फैक्ट्रीज आपकी बढ़नी शुरू होगी धीरे धीरे इंग्लिश लैंडस्केप में। और पहली जो फैक्ट्री थी आपकी, फर्स्ट सिंबल ऑफ दिस एरा वाज कॉटन। कॉटन इंडस्ट्रीज में लगी थी, और कॉटन के लिए आपको मालूम है कि ब्लैक सॉइल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन 1760 ब्रिटेन वाज इम्पोर्टेड। अब 1760 में आप देखेंगे ब्रिटेन में जो इम्पोर्ट हो रहा था 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन, यानी 2.5 मिलियन रॉ कॉटन 2.5 मिलियन पाउंड्स का रॉ कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे थे 1760 में, जो आपका 1787 में बढ़ करके 22 मिलियन पाउंड हो गया। इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा आपका। फैक्ट्रीज दैट मेड इट पॉसिबल, फैक्टर्स दैट मेड इट पॉसिबल, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे ये प्रक्रिया हुई आपकी। सीरीज़ ऑफ इन्वेंशन, कई कई आपके इन्वेंशंस हुए, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, जिससे प्रोसेस आपका प्रोडक्शन का काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वेयर पॉट अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता था वो एक ही छत के नीचे और मैनेजमेंट के अधीन किया जाने लगा था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो रिचर्ड आर्कराइट ने पहली आपकी जो कॉटन मिल है, कॉटन मिल बनाई थी, क्रिएटेड द कॉटन मिल। ये वर्ड, ये नाम आपको याद रखना है, रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पेस यानी तेज़ी कैसे आई आपकी, इंडस्ट्रियल चेंजेस में क्या क्या आया आपका, कैसे कैसे चेंजेस आए। तो इसके 4 स्टेजेस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फर्स्ट फेज, ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, काफ़ी तेज़ी से आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज, जो आपका कॉटन है ये लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1840s तक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ग्रू रैपिडली, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज तेज़ी से बढ़ने लगी विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड फ्रॉम 1860s इन कॉलोनीज। रेलवे के लिए हमें क्या चाहिए था, ट्रैक बनने थे, ट्रैक में भी आपके लोहे की ज़रूरत थी। जो मालगाड़ी डब्बे हैं, रेल के डब्बे हैं, उसमें भी आयरन की ज़रूरत थी, आयरन स्टील, इसलिए ये इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी इन कॉलोनीज़ में। सेकंड फेज, न्यू इंडस्ट्री हाउएवर कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको ये डिस्प्लेस आसानी से नहीं कर पा रही थी। बाय द एंड ऑफ 19th century, लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी 20% से भी ज़्यादा जो टोटल वर्कफोर्स थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी। बाकी 80% जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही थी। थर्ड फेज, other traditional industries were much less influenced by the steam powered or metal industries. However, they did not remain stagnant either. Ordinarily and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sector. इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से फाइट नहीं कर पा रही थी। फोर्थ फेज है आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे थे। क्यों, इसके कारण है द न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, जो नई टेक्नोलॉजी थी काफ़ी खर्चीली थी, और जो मशीन्स थी जो टूट जाती थी, और इसका जो रिपेयर है इसमें रिपेयर का खर्चा ज़्यादा आता था। दे वर नॉट एज इफ़ेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड, ये इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं थी कि जो इन्वेंटर हैं और जो मैन्युफैक्चरर उसमें क्लेम कर सके, इसलिए जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो रहा था। रीजन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रैपिड, इसके कारण इसमें लिखे हुए हैं
कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ में हमने पढ़ा कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी। टेक्सटाइल वाज ए डायनेमिक सेक्टर, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑर्डनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वेयर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर। जो ऑर्डनरी हैं, जो स्मॉल इन्वेंशन हो रहे थे आपके मैकेनाइज सेक्टर्स में, सच एज जैसे फूड प्रोसेसिंग का है, बिल्डिंग है, पोएट्री है, ग्लास वर्क है, टैनिंग है, फर्नीचर है, मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी धीरे धीरे आ रहे थे। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, यानी बहुत धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे थे। वाई न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके कि वाई न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को जो न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पा रहे थे। नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग इंडस्ट्री वाज लेस, जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में कम काम कर रहे थे। दूसरा कारण था स्लो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। क्लोथ इंडस्ट्री वाज डायनेमिक, क्लोथ इंडस्ट्री को ही ज़्यादा डायनेमिक माना जा रहा था। टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी खर्चीली थी, महंगी थी। ए लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज डन इन हैंडलूम, जो लार्ज पार्ट है प्रोडक्शन का वो हैंडलूम में ही होता था, जो हथकरघा है उसके द्वारा ही प्रोडक्शन किया जा रहा था। नाउ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, सो वेजेस वर लो, यानी लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, इसलिए उनका जो वेजेस है वो काफ़ी कम था। इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मशीन्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे क्योंकि लेबर हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। दैट गॉट रीड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इसको। डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफाइड शेप्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड ओनली, यानी कि जो डिमांड थी मार्केट में गुड्स की वो हैंडमेड गुड्स की ज़्यादा थी। ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर, मशीन्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ मास मार्केट, मास मार्केट के लिए मशीन मेड गुड्स की ज़रूरत थी और जो प्रोडक्ट्स बनते थे आपके हैंड लेबर के द्वारा ही बनाए जाते थे। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की कैसी लाइफ थी। ओवरऑल द लाइफ ऑफ द वर्कर्स वाज मिजरेबल, दयनीय थी, जो आपकी लाइफ थी वर्कर्स की काफ़ी दयनीय स्थिति थी इनकी। स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट, जॉब की कमी थी, क्योंकि उस समय आप देख रहे हैं लेबर बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, जॉब कम थी। एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंडेंट, यानी कि जो जॉब पाना था तो इनको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, या तो इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं यानी कि जो रिलेशंस में हैं वो काम कर रहे हों शहर में तो उनके यहाँ पर जा कर के इनको भी काम की तलाश करनी पड़ती थी। मस्ट ऑफ द वर्क वाज सीजनल, अधिकतर जो काम होते थे वो सीजनल होते थे और कुछ समय के लिए ही इनको काम मिल पाता था। रियल वेजेस फेल, सो पावर्टी इंक्रीज अमॉन्ग वर्कर्स, जो रियल वेजेस कम थी जिसके कारण की गरीबी लोगों में बढ़ने लगी वर्कर्स में। फियर ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी से बचने डर से जो वर्कर थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का विरोध किया। एंड मशीन्स वेयर अटैक्ड बाय द वर्कर, जो मशीन्स थी उनके ऊपर वर्कर्स ने धावा बोल दिया। आफ्टर 1840s राइज इन एम्प्लॉयमेंट, 1840 के बाद रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, बिल्डिंग एक्टिव यानी मकान बनने लग गए, भवन बनने लग गए, रोड्स बनने लग गए, ब्रिजेस बनने लग गए, तो लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो जब लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी तो उनको रोज़गार भी मिलने लगा। वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन द 19th सेंचुरी यूरोप प्रीफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स।
देयर वाज नो डर्थ ऑफ ह्यूमन लेबर, जैसे आपको ऊपर समझाया कि उस समय ह्यूमन लेबर की कमी नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू इंस्टॉल न्यू मशीन से इंस्टॉल नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इट रिक्वायर मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए था। फॉर सीजनल इंडस्ट्री इट वाज बेटर टू एम्प्लॉय हैंड लेबर, जो सीजनल इंडस्ट्रीज थी उसमें हैंड लेबर की आवश्यकता ज़्यादा थी। देयर वाज अ डिमांड फॉर द इंट्रिकेट वर्क, जो छोटे छोटे काम होते थे, हाथों से काम होते थे, बारीक काम होते थे, उसको हैंड लेबर के द्वारा ही किया जाता था। स्पिनिंग जेनी क्या है ये आपका? दिस मशीन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया। इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, जिससे इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ने लगी और लेबर डिमांड इसमें कम होने लगी। ओके, वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।